आज की केस स्टडी है रॉबिन ब्रुक्स, 20 साल की एक लड़की जिसका मर्डर कर दिया जाता है उसके अपने ही अपार्टमेंट में, महज 4 घंटों के टाइम इंटरवल के बीच में, रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में। क्या होता है इन 4 घंटों के अंतराल में और क्या थे उसके मर्डर की वजह। बहुत ही कम इन्वेस्टिगेशन लीड्स होने के कारण ये केस बहुत जल्दी ही कोल्ड हो जाता है। कैसे पुलिस कातिल तक पहुंचती है, जानेंगे सारी बातें आज के इस वीडियो में। सो लेट्स डीप डाइव इन टुडेज केस ऑफ रॉबिन ब्रुक्स। 20 साल की रॉबिन ब्रुक्स 1980 में कैलिफोर्निया मूव हो गई थी न्यूयॉर्क से अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए। वो एक टीनेजर थी तो उसको अपना लाइफ खुद ही जीना था। उसे एक डोनट शॉप पे जॉब मिल जाती है जहाँ पे वो कई बार डबल शिफ्ट भी किया करती थी। उस डोनट शॉप का नाम था डोनट टाइम। हालांकि उसे कई बार लेट शिफ्ट तक भी रुकना पड़ता था, मगर उसे डोनट केक बनाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो काइंड ऑफ अपने काम को एंजॉय कर रही थी। उसका अपार्टमेंट डोनट शॉप के पास में ही था। वो कई बार डबल शिफ्ट भी करती थी क्योंकि उसको अपने रेंट और बाकी खर्चे खुद ही निकालने होते थे। रॉबिन ने 24 अप्रैल मिडनाइट को अपने कोवर्कर्स को बाय बोलकर अपने घर चली जाती है क्योंकि उसे उस दिन सुबह 4 बजे की शिफ्ट में भी आना था। 4 घंटे बाद रॉबिन के कोवर्कर्स दोस्त के साथ में काम करते थे, वो सुबह 4 बजे वाली शिफ्ट में आते हैं। जब वो शॉप के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि रॉबिन वहाँ पर नहीं थी। ये उनको काफ़ी अजीब लगा क्योंकि ज़्यादातर रॉबिन टाइम से पहले ही अपना आ जाती थी, मगर उस दिन वो नहीं थी। उन्हें लगा क्या पता शायद उसने लेट नाइट वाली शिफ्ट की थी, इस वजह से उसकी नींद ना खुली हो, तो इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। काफ़ी देर बीत जाने के बाद उन्हें लगता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, कहीं रॉबिन बीमार ना पड़ गई हो। तो उसके कोवर्कर सोचते हैं कि क्यों ना उसके घर पे जाके देखा जाए कि क्या प्रॉब्लम है। जब उसके फ्रेंड्स उसके घर पे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा शांत थी। जब वो नॉक करते हैं रॉबिन का डोर तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। काफ़ी वेट करने के बाद वो लोग उसके रूम के अंदर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। जब वो रॉबिन के रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। रॉबिन सर से लेकर पाँव तक खून से लथपथ अपने बेड पे पड़ी हुई थी। ऑटोप्सी के बाद ये पता चलता है कि उसे 5 बार चाकू से स्टैब किया गया था और उसे सेक्सुअली असोल्ट भी किया गया था। जानने के बाद पुलिस कातिल को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है क्योंकि जिस इलाके में रॉबिन का मर्डर हुआ था ये इलाका काफ़ी सेफ माना जाता था और यहाँ पे यूजुअली ज़्यादातर प्रॉपर्टी के क्राइम ही होते थे और मर्डर का क्राइम होना पुलिस के लिए भी एक चैलेंज था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि रॉबिन अभी कुछ महीने पहले ही कैलिफोर्निया आई थी, यहाँ पे उसके कोई दुश्मन भी नहीं थे, तो किसके पास मोटिव हो सकता है उसके मर्डर करने का। पुलिस ने पड़ोसी और आसपास के लोगों से पूछताछ की कि क्या किसी ने कुछ उस दिन सस्पिशियस देखा था या किसी ने कुछ सुना था, मगर सबका जवाब ना ही था। अब पुलिस उसके कोवर्कर से पूछताछ करती है, क्या पता शायद वो लोग कुछ हेल्प। उसके कोवर्कर्स बताते हैं कि रॉबिन घर जाते ही सोने वाले नहीं थी, उसको घर जाके अपना बिस्तर भी लगाना था क्योंकि उसने जितने भी बेड शीट थे वो अपने धो दिए थे शिफ्ट में आने से पहले, तो उसको घर पे जाके वापस अपना बिस्तर लगाना था, उसके बाद ही वो सो पाती। ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा यूजुअल थी जब तक कि रॉबिन का मर्डर नहीं हुआ था, क्योंकि जब पुलिस को उसकी बॉडी मिलती है तो उसके घर पे उसका बिस्तर लगा हुआ नहीं था। इसका मतलब ये था कि रॉबिन जैसे ही अपने अपार्टमेंट में आई थी उसका मर्डर कर दिया गया था। पुलिस को लगता है कि शायद उसको कोई स्टॉक कर रहा हो या कोई उसका पीछा कर रहा हो काफ़ी दिनों से, तो पुलिस उसके सिस्टर और उसके फ्रेंड से भी पूछताछ करती है कि शायद किसी ने कुछ देखा हो। वो लोग बताते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आता था डेली, वो कुछ लेता नहीं था, बस उस शॉप पे बैठा रहता था, रॉबिन को देखता था और जैसे उसकी शिफ्ट ओवर होती थी वो वापस चला जाता था। पुलिस को लगता है कि शायद ये उनका सस्पेक्ट हो सकता है। पुलिस उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, मगर वो उन्हें नहीं मिलता है, ना ही वो कभी दोबारा उस शॉप पे दिखाई देता है। पुलिस को रॉबिन के यहाँ से ब्लड सैंपल्स और फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे जो कि रॉबिन के नहीं थे। जब पुलिस फिंगरप्रिंट्स को अपने क्राइम डेटाबेस से मैच करती है तो उन्हें कोई मैच नहीं मिलता है। ऐसे ही काफ़ी हफ्ते बीत जाते हैं और धीरे धीरे ये केस कोल्ड होता जाता है। सबसे अजीब बात तो ये थी कि रॉबिन का यूं अचानक मर्डर हो जाना कोई सेंस नहीं बना रहा था, ना उसकी फैमिली के लिए और ना ही उसके फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि वो अभी कुछ महीने पहले ही कैलिफोर्निया आई थी और अचानक यहाँ पे आके उसका मर्डर हो जाना बहुत ही अजीब था। अब अगले 14 साल के लिए ये केस ऐसे ही कोल्ड हो जाता है। अब 2004 में डीएनए टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे आ चुकी थी। पुलिस जो ब्लड सैंपल्स उन्होंने इकट्ठे किए थे 90s 80 के टाइम पे रॉबिन के घर से, उसे दोबारा से रीटेस्ट करवाती है।
तो लैब एक पूरा डीएनए प्रोफाइल जनरेट कर देता है। अब पुलिस को ये था कि हाँ, उन्हें पता है कि अब किसे ढूंढना है। अगेन वो लोग अपने क्रिमिनल डेटाबेस से उस डीएनए प्रोफाइल को मैच करते हैं, मगर उन्हें कोई मैच नहीं मिलता है। 2004 के इस फेलियर के बाद रॉबिन की सिस्टर को लगता है कि शायद उन्हें इंसाफ कभी मिल पाएगा भी या नहीं। 37 साल बीत चुके थे, मगर इस केस में अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं होती। 2017 में इन्वेस्टिगेटर्स पैरागॉन नैनो लैब्स में जाते हैं। ये एक प्राइवेट लैब है और ये जेनेटिक जीनोलॉजी की फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो उन्हें लगता है कि शायद पैरागॉन लैब्स कुछ न्यू लीड्स दे दे इस केस में, और ऐसा होता भी है। इस लैब ने एक स्नैपशॉट नाम की एप्लीकेशन भी बना रखी है, जिससे वो अननोन डीएनए से पूरी फैमिली ट्री जनरेट कर सकते हैं किसी भी आदमी की। ये लैब अननोन डीएनए से आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन, ये सारी चीज़ें बता सकती है। इस डीएनए से उन्हें पता लगा कि वो आदमी अफ्रीकन अमेरिकन था और उस टाइम 25 साल का रहा होगा। 99.4% चांस था कि उसका स्किन कलर डार्क होगा। 52% चांस था कि उसकी आइज ब्लैक या ब्लू कलर की होंगे और 100% चांस था कि उसके हेयर्स ब्लैक कलर के होंगे। इन सब मार्कर्स की हेल्प से पैरागॉन नैनो लैब्स ने कातिल का एक स्केच बनाया। इस लैब ने कातिल की एक प्रोग्रेस्ड इमेज भी बनाई कि वो अब कैसा दिखता होगा। अब पुलिस के पास 2 इमेज थी, एक 1980 के समय वो कैसा दिखता होगा और एक अभी वो कैसा दिखता होगा। जैसे ही ये दोनों इमेज पुलिस के पास आई, उन्होंने सारी जगह इसे सर्कुलेट कर दिया कि क्या किसी ने इसे देखा था या नहीं। उन्होंने इसकी एक फैमिली ट्री भी बनाई। जब उन लोगों ने इसे सॉर्ट किया तो उन्हें लास्ट नेम विल्सन मिलता है। जब उन्होंने इस लिस्ट को और नैरो डाउन किया तो उन्हें पता लगता है कि इस व्यक्ति का नाम फिलिप ली विल्सन था। जैसे ये सारी डिटेल्स इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ में आती है, वो तुरंत फिलिप ली विल्सन को ढूंढने के लिए जुड़ जाते हैं। जांच करने के बाद उन्हें पता लगता है कि फिलिप रॉबिन के मर्डर के वक्त वहीं पे था, कैलिफोर्निया में। उसका अपार्टमेंट रॉबिन के अपार्टमेंट से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर था। मर्डर के टाइम उसकी एज 31 साल थी। इन्वेस्टिगेटर्स को यकीन हो जाता है कि उनका असली मर्डरर यही है। अब उन्हें रॉबिन के रूम से मिले फिंगरप्रिंट से उसके फिंगरप्रिंट को मैच करना था। जब वो लोग उसके फिंगरप्रिंट को मैच करते हैं तो वो एक एग्जैक्ट मैच मिलता है। रॉबिन के मौत के 40 साल बाद 23 अप्रैल 2020 को फिलिप को अरेस्ट कर लिया जाता है मर्डर और सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस। अरेस्ट के टाइम फिलिप की एज 71 थी और वो इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल करने वाला नहीं था। वो इन्वेस्टिगेटर्स को बोलता है कि वो कोर्ट में अपना इनोसेंस प्रूव कर देगा। 2022 में उसके ट्रायल चालू हो जाते हैं। उसके डिफेंडर बोलते हैं कि कैसे कोई आदमी मर्डरर हो सकता है जबकि इतने साल तक उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केसेस या कोई भी अरेस्ट अभी तक नहीं किया गया है। मगर प्रोसिक्यूशन बोलते हैं कि अगर वो उसने मर्डर नहीं किया तो फिर उसके फिंगरप्रिंट और उसके ब्लड सैंपल रॉबिन के रूम में क्या कर रहे थे। फिलिप का डिफेंडर बोलता है कि ये मर्डर फिलिप ने नहीं बल्कि रॉबिन की बहन मारिया के एक्स बॉयफ्रेंड ने किया है। वो 1 हफ्ते पहले उनको धमकी दे रहा था कि वो दोनों बहनों को मार देगा और साथ में उसके डॉग को भी मार देगा। तो ये ज़रूर उसी ने किया है, मगर इसका कोई प्रूफ था नहीं। उसके डिफेंडर बोलते हैं कि मारिया के एक्स बॉयफ्रेंड ने कन्फेस भी किया है कि वो रॉबिन के अपार्टमेंट में पहले भी जा चुका है। फिर प्रोसिक्यूशन बोलते हैं कि ठीक है, अगर उसने मर्डर नहीं किया है तो उसके फिंगरप्रिंट और उसके जो ब्लड सैंपल्स थे वहाँ पे आए कैसे। फिलिप के डिफेंडर बोलते हैं कि फिलिप और रॉबिन के बीच में कंसेंसुअल रिलेशन बने थे। वो मर्डर की रात उसके घर पे गया था और मर्डर होने के कुछ समय पहले वहाँ से निकल गया था। इस वजह से हो सकता है कि उसके फिंगरप्रिंट और ब्लड सैंपल्स वहाँ पे मिले हों। फिर प्रोसिक्यूशन उसके डिफेंडर की बात को गलत साबित करने के लिए उसकी सिस्टर मारिया को बुलाते हैं। उसकी सिस्टर मारिया बोलती है कि उस रात उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ ही था और उस रात अगर उसके घर से जाता भी तो उसको पता लग जाता कि वो कहीं गया है। अब इस बात को टेस्टिफाई करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड अभी नहीं आ सकता था, क्योंकि इस टाइम तक मारिया के एक्स बॉयफ्रेंड की मौत हो चुकी थी। कुछ घंटों बाद जूरी के मेंबर्स जज को बताते हैं कि वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। जज जूरी को दोबारा बोलते हैं कि वो फिर से जाएं और डिस्कस करें कि उनका फैसला क्या है। फिर डिस्कस करने के बाद जूरी अपना फैसला बना लेते हैं। 9 मार्च 2022 को वो लोग फिलिप को गिल्टी मान लेते हैं। वो पाते हैं कि रॉबिन की मौत का जिम्मेदार फिलिप ली विल्सन ही था। इसके बाद भी वो अपना जुर्म कबूल नहीं करता है। वो बोलता है कि वो फिर से अपील करेगा अपने इस केस को लेकर। अभी तक उसकी अपील पेंडिंग है और वो करंटली कैलिफोर्निया के जेल में अपनी सज़ा काट रहा है।
मगर अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि उस रात रॉबिन और फिलिप के बीच में हुआ क्या था। क्या रॉबिन और फिलिप एक दूसरे को पर्सनली जानते थे? ये राज अभी भी बरकरार है, क्योंकि फिलिप ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया है। ये थी रॉबिन ब्रूस की केस स्टडी। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अच्छा लगा हो तो काइंडली एक लाइक करते हुए जरूर जाना। मिलते हैं अगली किसी ऐसी केस स्टडी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।